नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं रिटर्न टू अ फैक्टर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एक कारक के प्रतिफल या परिवर्ती अनुपातों का नियम। तो आज हम जानेंगे कि परिवर्ती अनुपात का जो नियम है उसमें बेसिकली बताया हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसमें वही चीज़ बताई गई है जो हमने अपनी लास्ट वीडियोस में भी की है कि जब स्थिर साधन के साथ में परिवर्ती साधन की, मैंने आपको बताया था कि स्थिर साधन कौन कौन से हमारे, भूमि हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो महंगे होते हैं और लंबे समय तक एक व्यवसाय में यूज़ होते हैं, उन्हें हम हमारे स्थिर कारक कहते हैं। और परिवर्ती कारक क्या है? वो हमारा श्रम है, यानी कि श्रमिक है। तो जैसे जैसे हम स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक यानी श्रम की इकाइयों को बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे जो हमारा कुल उत्पादन है वो पहले बढ़ती दर से बढ़ता है, उसके बाद वो घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी कि जो हमारा एमपी होता है, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, वो पहले हमारा बढ़ता है, फिर घटता है, फिर शून्य होता है और लास्ट में वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया यदि उत्पादन के एक कारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, किसकी? श्रम की मात्रा को, परंतु अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, तो कारकों के अनुपात में अंतर आ जाता है। ठीक है, मैंने भी आपको वही बताया कि स्थिर कारक जो है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवर्ती कारक को हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि कारकों के अनुपात में चेंज आ रहा है। देखिए, ये चेंज क्या है हमारा, जैसे हमारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है और एक श्रमिक को हम जो है टमाटर की खेती के लिए एक श्रमिक को लगाते हैं, तो श्रम और भूमि का अनुपात 1:2 होगा। यदि हम श्रमिक को बढ़ाकर 2 कर देते हैं तो श्रम और भूमि का अनुपात 2:2 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हमारा ये बताता है कि आरंभ में जब स्थिर कारक भूमि पर अधिक श्रमिक लगाए जाते हैं तब कुल उत्पाद में बढ़ती दर से वृद्धि होती है, किंतु एक स्थिति ऐसी अवश्य आएगी जब नियम के आधार पर कुल उत्पाद में वृद्धि घटती दर से होगी। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि जब स्थिर कारक के साथ में परिवर्ती कारक यानी श्रमिक लगाए जाते हैं तो कुल उत्पादन में पहले बढ़ती दर से वृद्धि होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब घटती दर से बढ़ना शुरू रहता है। ठीक है, और जब ये जो हमारा सीमांत उत्पादन है ये शून्य होगा तो कुल उत्पाद अधिकतम हो जाता है, और जब सीमांत उत्पाद हमारा ऋणात्मक होता है तो जो हमारा कुल उत्पाद है वो हमारा घटने लगता है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं परिवर्ती अनुपातों का नियम, या ह्रासमान प्रतिफल का नियम, या ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम भी इसको जो है कहते हैं। देखिए, आगे इस नियम को एक्सप्लेन किया हुआ है कि परिवर्ती अनुपात का नियम बतलाता है कि स्थिर कारक के साथ परिवर्ती कारक की अधिक इकाइयों को जैसे जैसे प्रयोग में लाया जाता है तब परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद आरंभ में बढ़ता है। यानी कि एमपी पहले बढ़ेगा, और एमपी क्या है? कुल उत्पाद के बढ़ने की दर है, तो कुल उत्पाद में बढ़ती दर से वृद्धि होती है। परंतु बाद में एक स्थिति ऐसी अवश्य आती है जब परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है, यानी कि जो कुल उत्पादन है वो घटती दर से वृद्धि उसमें हमारी होने लगती है। और जब सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी शून्य हो जाएगा तो कुल उत्पाद क्या क्या होगा? ये हमारा स्थिर हो जाता है और उस टाइम ये अधिकतम होता है। और जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद जो है वो घटने लगता है। अब इसको देखिए, टेबल से दिखाया जा सकता है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि टेबल के द्वारा जो हमारा परिवर्ती कारकों का नियम है उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो टेबल भी आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। इस टेबल के द्वारा जो है परिवर्ती अनुपातों का नियम बताया गया है। देखिए, भूमि की इकाई, या भूमि क्या है? हमारा स्थिर साधन है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। श्रम की इकाइयों को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पहले 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। तो कुल उत्पादन, देखिए कुल उत्पादन पहले क्या है? बढ़ती दर से बढ़ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे सीमांत उत्पादन है हमारा। सीमांत उत्पादन मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, एमपी बराबर टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। तो इसमें से ये गया हमारा 3 आ गया, इसमें से ये गया 4 आ गया, 12 में से 9 गए 3 आ गया, 14 में से 12। तो इस तरीके से एमपी हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो देखिए, पहले क्या हो रहा है? एमपी हमारा बढ़ रहा है, तो कुल उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ती दर से बढ़ रहा है। पहले ये 3 बढ़ा, फिर ये 4 बढ़ा, क्योंकि 2 से 5 हुआ, 3 बढ़ा, 5 से 9 हुआ, 4 बढ़ा। उसके बाद क्या हो रहा है? एमपी हमारा घट रहा है, 4 से 3 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, ठीक है, 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, और ये नेगेटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कुल उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा? 1 बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा ही नहीं, और यहाँ पे हमारा 1 कम हो गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो हमारा एमपी होता है वो टीपी के बढ़ने की दर होता है। ठीक है, एमपी इज़ द रेट ऑफ टीपी। तो टीपी एमपी जब हमारा बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी हमारा घटता है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, एमपी शून्य हो जाता है तो कुल उत्पादन हमारा अधिकतम हो जाता है।
आगे अगर हम देखें तो इसी को कर्व की सहायता से यहाँ पे देखिए दिखाया गया है पूरा, ठीक है। ये जो है हमारा एमपी का है कर्व, ठीक है। ये जो है हमारा कर्व है वो हमारा एमपी का है, और ये हमारा क्या है, टीपी का है। तो देखिए स्टेज 1 जो है, परिस्थिति 1 में एमपी हमारा बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो टीपी है वो हमारा बढ़ती दर से बढ़ रहा है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, एमपी हमारा गिर रहा है, तो टीपी हमारा घटती दर से बढ़ रहा है। बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखिए एमपी हमारा ये एमपी जो है हमारा यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे टीपी हमारा क्या है, अधिकतम है। और जब एमपी हमारा नेगेटिव होना शुरू हो गया तो हमारा टीपी भी जो है वो घटना शुरू हो गया। तो ये 3 स्टेज है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इन तीनों स्टेजेस को आपको टेबल और डायग्राम की सहायता से आपको इसको बताना पड़ेगा। आगे आता है कि अब देखिए आप जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको इसी तरह से बताएंगे कि अवस्था वन में जो एमपी है वो हमारा बढ़ रहा है, तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ रहा है। जब एमपी घट रहा है तो कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ रहा है। जब एमपी 0 हो गया तो कुल उत्पादन हमारा अधिकतम है। जब मैं एमपी घटना शुरू हो गया तो कुल उत्पादन हमारा घटना शुरू हो जाता है। आगे अगर हम देखें इस पार्ट में, देखिए यही सब यहाँ पे बताया गया है कि OL इकाइयाँ लगाई जाती है, यह एमपी वक्र बिंदुई के अनुरूप है, यह कारक के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है। तो बढ़ते प्रतिफल की स्थिति कौन सी होती है, हमारी स्टेज 1 होती है। घटते प्रतिफल की स्थिति कौन सी होती है, स्टेज 2 होती है। और नेगेटिव रिटर्न्स यानी ऋणात्मक प्रतिफल की स्थिति हमारी स्टेज 3 होती है। सबसे अच्छी स्थिति जो है वो स्टेज 2 को माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छी स्थिति घटते प्रतिफल को जो है माना जाता है, और इसी के आधार पर बहुत सारे नियम भी बनाए गए हैं। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब है कि कारक के बढ़ते प्रतिफल लागू होने के हमारे कारण कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला कारण है स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग। जब हमारा स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग होता है तो हमें क्या मिलता है, साधन के बढ़ते प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। देखिए उत्पादन के स्थिर कारक का प्रयोग होता है, उसके पूर्ण प्रयोग के लिए परिवर्ती कारक को लगाया जाता है। पहले जो है मशीन और प्लांट का जो है अल्प उपयोग हो रहा था, लेकिन अब हमने श्रमिक ज़्यादा लगा दिए, पूर्ण उपयोग हो रहा है, तो इसलिए हमें क्या मिलता है, बढ़ते प्रतिफल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि सीमांत उत्पादन हमारा जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे इसका रीज़न दिया है श्रम विभाजन तथा कुशलता में वृद्धि। यदि श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है या श्रम का विभाजन जो है वो अच्छे से होता है, तब भी क्या होता है, हमारा सीमांत उत्पाद बढ़ता है, और फिर बढ़ते प्रतिफल का नियम जो है लागू होता है। आगे कारकों में उचित समन्वय, यानी कि स्थिर कारक और परिवर्ती कारक का जब समन्वय अच्छा हो जाता है, उसमें सुधार होता है, तो एमपी यानी सीमांत उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। तब हमारा जो टीपी है वो बढ़ती दर से बढ़ने लगता है, ठीक है। आगे हमारा घटते प्रतिफल का नियम जो है वो कब लागू होता है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। किसका उल्टा, जब बढ़ते प्रतिफल के नियम में जो हो रहा था उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिए वहाँ पे हो रहा था कारकों के बीच अधिक समन्वय, यहाँ हो गया कारकों के बीच कम समन्वय। वहाँ हो रहा था पूर्ण कारक स्थानापन्नता, वहाँ पे हमारा था, वहाँ पे क्या था, पूर्ण कारक स्थानापन्न, और यहाँ था अपूर्ण कारक स्थानापन्न, ठीक है। यहाँ कारकों की स्थिरता है, उसके विपरीत यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा था स्थिर कारक का पूर्ण प्रयोग। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं कि स्थिर कारक का अल्प प्रयोग भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा परिवर्ती अनुपातों का नियम था, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इकोनॉमिक्स के आगे के चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।